कि पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें ये पॉइंट ओरिजिन था और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लेंथ का y, इसका मतलब ये वाला लेंथ x है, ये वाला लेंथ y है, ठीक है। बट अब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, अब ओरिजिन जो है ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब कि अब जो है ये जो पॉइंट है वो कितना आ गया, h, k आ गया। ये पॉइंट अगर h, k आ गया तो इस h, k के रेस्पेक्ट में जो हमारा पुराना वाला पॉइंट था, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है। पुराना वाला जो पॉइंट था वो तो x, k था और वो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से था। बट अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पुराना वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, उसमें क्या इफेक्ट होगा, है ना, ये समझना है। बात समझ में आ रही है? तो ये समझना है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा कि समझो थोड़ा सा कि ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली h, है ना। ये अगर पॉइंट h, k है तो ये वाली लेंथ h और ये वाली लेंथ क्या है, k है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी हाउ मच, कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ था y, उसमें से k निकाल दिएगा तो ये वाली लेंथ कितना हो गया, y माइनस k, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है h और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है x, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो गया, x माइनस h हो गया, है कि नहीं। ठीक है। तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैंने बोला नया कोऑर्डिनेट सिस्टम x, कैपिटल x, y अगर है, कैपिटल x, y है तो ये x जो है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x माइनस h, ठीक है। और y जो है वो कितना हो जाएगा, y माइनस k। क्या बात समझ में है? या नहीं समझ में? बोलिए। समझ में आया। ठीक है। कहने का मतलब अगर पहले पॉइंट था 5,8 बट अब ओरिजिन से जो है वो 2,3 पे शिफ्ट हो गया। अब ओरिजिन जो है वो 2,3 पे शिफ्ट हो गया तो अब जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट था 5,8, अब ओरिजिन 2,3 पे शिफ्ट हो गया तो अब जो है इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 3,5 हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए। समझ में आया या दिक्कत है? आया सर। ठीक है। तो इसको नो हम यूज दिक्कत। करें डायरेक्टली। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है 5,8, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 8 एंड ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 5, ठीक है। पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरा भी होता है भाई, वो तो मेरे को एक्सपीरियंस है वाईफाई बंद होने का, तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, और 2,3 पे अगर इसका शिफ्ट हो गया ओरिजिन, तो मान लो कि जो है ऐसा हो गया। हाँ, तो अब 2,3 पे अगर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 3, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,5। क्लियर है बात या दिक्कत है? तो ओल्ड वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट जो होगा, न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू एक्स अगर मैं बोलूँ तो न्यू एक्स विल बी व्हाट, ओल्ड एक्स माइनस जितना से ओरिजिन एक्स के कोऑर्डिनेट से जितना ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है वो, मान लो कि जो एच है वो, और न्यू वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड वाई माइनस के। क्लियर है क्या? बोलिए, क्लियर है? हाँ, लल्लू चीज है। ठीक है। लल्लू चीज है बट थ्रू आउट आएगा, बार बार आएगा, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लल्लू चीज लल्लू है बट इसका यूज बहुत ह्यूज है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे देखो, एट व्हाट पॉइंट, ये पूरा टॉपिक ही लल्लू है, ठीक है। वो जो मैंने वीडियो दिया है वो भी लल्लू ही है। अब आपको दिक्कत हो रहा है, वो आपकी परेशानी, आई डोंट नो कि क्या दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। अदरवाइज उससे वो मैंने सोचा कि लल्लू है, क्लास में बच्चे बोर होंगे इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग दे दी, नहीं तो मैं वही आज क्लास तो ले ही रहा था, मैं वही पढ़ा देता आज की क्लास में ना, मेरे को क्या दिक्कत था। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एट व्हाट पॉइंट शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड, है ना। किस पॉइंट पे ओरिजिन शिफ्ट किया जाए जिससे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट
है ना, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बिकम ये हो जाए, तो ये है ओल्ड वाला पॉइंट और ये है न्यू वाला पॉइंट। और न्यू वाला पॉइंट मैंने आपको बताया क्या रिलेशन होता है कि -3 जो है, -3 इज बेसिकली इक्वल टू 4 माइनस एच एंड 9 इज इक्वल टू 5 माइनस के। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 7 और k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी -4। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 7 का -4। कोई कष्ट है तो बोलिए। हाँ, नहीं। ओके। ना यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ए पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट किया विदाउट द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, तो एक्सिस को बिना रोटेट किया। अच्छा, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक्सिस को बिना रोटेट किए व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो आप समझिए बात को कि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो क्या होगा। अगर मैं उसको x बोलता हूँ तो हो जाएगा x-1 और y जो है वो हो जाएगा -2 माइनस, सॉरी, y माइनस, सॉरी, +2। तो आपको जो है यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका x-1 और यहाँ से y क्या आ जाएगा आपका y-2। तो आपको जो है ये x, ये जो x और ये y, इससे और इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ना ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। बात समझ में है? तो यहाँ पे जो x है उसको लिखना पड़ेगा आपको x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर -4 x-1 प्लस 4 y-2 इक्वल टू 0। तब जो इक्वेशन आएगा वो आएगा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इसको भी वैसे ही करना है। क्लियर है? दिक्कत है तो हाँ, पूछ लो। नहीं दिक्कत नहीं है। ओके, ये ये नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इक्वेशन जो दिया है उसमें ओल्ड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ओल्ड वाला को रिप्लेस करेंगे नए वाले से, तब जो इक्वेशन आएगा वो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन आ जाएगा। भूल भाल मत कर देना। ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिफ्ट द ओरिजिन, शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन विल नॉट कंटेन ए टर्म इन y एंड द कांस्टेंट टर्म। ट्राई करो तो बताओ तो क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए।
आया क्या? बात वही है ना, चीजें बहुत आसान होती है यहाँ पे, है ना। 11-12 की चीजें है उसको समझना बहुत टफ चीज नहीं है, बट उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो क्वेश्चन में यूज है, वो समझना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से आप बहुत बहुत अटेंशन के साथ चीजों को समझो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट, है ना। वो h, k की बात कर रहा है कि ऐसा एक h, k पॉइंट को शिफ्ट करो so that the equation this will not contain a term in y and the constant term। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और y में टर्म नहीं रहे। तो देखो रिलेशन क्या होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस h, और y वाला जो होता है वो होता है y माइनस k। तो यहाँ से न्यू कोऑर्डिनेट x जो है वो हो जाएगा x प्लस h, और यहाँ से y जो है वो हो जाएगा y प्लस k। तो आपको रिप्लेस करना है पूरे में y प्लस k को y प्लस के स्क्वायर प्लस 4 y प्लस के प्लस 8 x प्लस एच माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? हेलो, अरे समझ में आया या नहीं समझ में? हाँ आया। ओके, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ से कौन सा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है आपका, कौन सा कांस्टेंट टर्म है, h और k वाला जो होगा, है ना, ये k स्क्वायर, फिर यहाँ से 4k, और यहाँ से ये प्लस 8h माइनस 2, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये कांस्टेंट टर्म इसको नहीं चाहिए, तो इसको मैंने 0 रख दिया पहला। और y वाली टर्म भी नहीं चाहिए, तो y वाली टर्म नहीं होने के लिए उसकी कोफिशिएंट को 0 रखना पड़ेगा। तो 2k प्लस 4, y वाली टर्म नहीं चाहिए ना, विल नॉट कंटेन ए टर्म इन y एंड कांस्टेंट टर्म। तो 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी -2, और -2 यहाँ पे रख दोगे। तो k की वैल्यू अगर -2 यहाँ पे रख दोगे तो ये हो गया 4 - 8 प्लस 8h माइनस 2। तो यहाँ से इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 8h जो है वो हो जाएगा आपका +6। तो h यहाँ से आ जाएगी आपकी 6/8, दैट विल बी बेसिकली 3/4। ठीक है, तो पॉइंट हो जाएगा 3/4 -2। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है या दिक्कत है, बोलिए। दिक्कत है यहाँ तक में? हेलो, वाई स्क्वायर रह सकता है। अब y का टर्म बोला नहीं होना चाहिए, नॉट y स्क्वायर। तो बोलता y स्क्वायर की टर्म नहीं चाहिए, है ना। ओके। समझ में आ रही बात? y का टर्म नहीं चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। हाँ ओके, now यहाँ पे बोला जाए द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रिफर टू न्यू एक्सेस विच आर पैरेलल टू ओरिजिन एक्सेस। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ कर्व रिफर टू न्यू एक्सेस विच आर पैरेलल टू ओरिजिन एक्सेस एंड ओरिजिन इज 4,5। मतलब वो h, k जो था वो है बेसिकली 4,5 इज दिस, है ना। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन रिफर टू ओरिजिनल एक्सेस। अब आपको जो चाहिए इक्वेशन वो ओरिजिनल एक्सेस में चाहिए। तो आपको रिलेशन मालूम है कि न्यू एक्सेस जो होता है वो होता है x-4, और y जो हो जाता है वो जाता है y-5। तो आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा x-4 से, और y को रिप्लेस करना होगा y-5 से। इसका हम यूज करेंगे पूरे में, कोनिक में, हर जगह। स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हर जगह ये यूज में आएगा। ठीक है,
पे। नाउ देखो रोटेशन ऑफ एक्सिस, कि एक्सिस रोटेट करेगा तो क्या होगा, कि चेंजेस क्या आएगा पॉइंट में। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कमा वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स कमा वाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ये जो लेंथ है, या फिर मैं बोलूँ ये लेंथ, दिस लेंथ इज बेसिकली वाई, और यहाँ से जो लेंथ है दैट लेंथ इज बेसिकली एक्स, ठीक है, ठीक है ना। अब एक्सिस रोटेट कर गया, तो रोटेट जो करेगा वो किसी एंगल पे रोटेट करेगा, मतलब कि ये जो एक्सिस है वो रोटेट कर गया यहाँ पे, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे आ गया ऐसे, एक थीटा एंगल से रोटेट कर गया, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है ये भी रोटेट कर गया थीटा एंगल से। तो समझो बात को कि अगर ये थीटा एंगल से रोटेट किया तो ये भी थीटा एंगल से ही रोटेट करेगा, है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे था, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और फिर से ये थीटा ये हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए बात, ठीक है ना। दिस विल बी थीटा अगेन, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 है, और पहले भी जो लाइन था उसके बीच में भी एंगल 90 था, इसलिए। तो अब बोल रहा है कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस पॉइंट में क्या आएगा, मतलब ये पॉइंट में क्या होगा रिलेशन। अब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस पॉइंट में क्या चेंज जो आएगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। हेलो, हाँ सर। ठीक है, ओके। नाउ देखो कि अगर मैंने यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है ना, और ये लाइन पैरेलल तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। समझ में आ रही बात। इसको मैंने किसी और तरीके से प्रूव किया था, दिमाग में ये नहीं एंगल थीटा कैसे? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, पैरेलल है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल थीटा नहीं होगा, वेट 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 वेट, इसको मैंने किसी और तरीके से प्रूव किया था। मुझे मैं पीपीटी ढूंढ रहा जिसमें प्रूव किया था मैंने एक्चुअली, लेट मी चेक। मतलब संगेज में ना ये किसी और तरीके से दिया हुआ है प्रूफ, बट मैंने वैसे किया नहीं था, मैं कुछ और तरीके से किया था, वो आसान तरीका था, इसमें पता नहीं क्या सही शेयर किया था इनके साथ पीडीएफ।
ठीक है, ऐसे नहीं किया था, रुको। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, मतलब बेसिक तो उतना तो सेम है, बट मैंने प्रूव अलग से किया था। संगेज वाला में मत देखना, वो अलग तरीके से प्रूव किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो कि पहले जो पॉइंट था वो था x, y, ठीक है। तो पहले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अच्छा, कि अगर मैंने बोला पहले जो है वो इस पॉइंट के साथ इसका जो एंगल है, मतलब ये तो आपको समझ में आता ही है कि यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से मैं बनाया, कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है डेट इज बेसिकली y, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है x, ठीक है। और इस लेंथ को मैंने अगर r बोल दिया और ये एंगल बोल दिया मैंने कि अल्फा है, तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, x cos अल्फा। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ समझ में आ रही है, सॉरी, ये x जो है वो क्या हो जाएगा, r cos अल्फा, और वो जो y है वो हो जाएगा r sin अल्फा। क्या इतना समझ में आता है आपको, या दिक्कत है इसमें भी? इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए। नहीं, दिक्कत नहीं है। है ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब समझो बात को कि ये अल्फा था, अब मान लो कि ये जो एक्सिस है वो थीटा एंगल से रोटेट कर गया, ठीक है। ये मान लो कि एक्स एक्सिस है और ये मान लो कि जो है वाई एक्सिस है, और ये जो एंगल है ये बेसिकली है थीटा। तो अब ये जो एंगल बचा वो क्या बच गया, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अल्फा माइनस थीटा बच गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये लेंथ जो है, तो अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये तो r है और ये r अल्फा अल्फा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r cos अल्फा माइनस थीटा। बोलिए क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ये इसमें दिक्कत है? और ये वाली जो लेंथ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r साइन अल्फा माइनस थीटा? अरे दिक्कत है तो बोल दो, फिर बाद में बोलोगे ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो ये ड्रामा नहीं चाहिए मेरे को। इतना दिक्कत है इसमें तो बोल दो यार। हाँ, मैंने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला, वो है x, y, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो कि कोई भी अगर मान लो कि कभी भी ये फिजिक्स में भी आपको बताया जाएगा कि ये वाला अगर r है, ये वाला अगर थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे आ जाता है r cos थीटा, या जनरल ट्रिग्नोमेट्री लगा कर भी बोल सकते हो। और ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है ये हो जाता है r sin थीटा, या जनरल ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लगाओगे तो भी आ जाएगा। ये इसको बोल दिया b और इसको बोल दिया, सॉरी, इसको बोल दिया h, इसको बोल दिया b, इसको बोल दिया p। तो cos थीटा जो है वो होता है b बाई एच। तो b की वैल्यू जो हो जाएगा वो h टाइम्स b की वैल्यू हो जाएगी h टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा जो होता है वो होता है क्या, p बाई एच। तो h की, सॉरी, p की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी h टाइम्स साइन थीटा। समझ में आ रही है? तो ये करेक्ट समझ में आना चाहिए, इसमें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में यूज किया जाता है जब भी आपको जो है फोर्स वगैरह या कुछ भी, हर जगह फिजिक्स में थ्रू आउट यूज होता है इसका, कुछ भी होता है। तो मान लो कि पहले वाला सिस्टम था जो यहाँ पे कोई पॉइंट था x, y, ठीक है, x, y था, तो ये वाली जो लेंथ थी, ये वाली जो लेंथ थी इसको बोलते हैं y, और यहाँ से ये वाली जो लेंथ थी दैट लेंथ इज बेसिकली x। अगर मैंने इसको यहाँ से मिला दिया इस पॉइंट को, इसको मान लो कि डॉटेड लाइन से मिलाता हूँ,
इसको मैंने अगर डॉटेड लाइन से ही मिला है, ठीक है, और इसको बोल दिया आर, तो ये जो एक्स है उसे बोला जा सकता है आर कॉस अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो, और इसे बोला जा सकता है आर साइन अल्फा, ठीक है, ये तो बोला जा ही सकता है। अब मैंने बोला कि ये तो पहले एक्स एक्सिस था और ये था वाई एक्सिस, अब ये रोटेट कर गया थीटा एंगल से, ठीक है, ये जो है रोटेट कर गया, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस भी जो है रोटेट कर गई। मान लो कि ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और पहले भी जो लाइन था उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री था, ठीक है। तो अब जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये जो एक्सिस बना नया, ये नया एक्सिस थीटा एंगल से रोटेट करने के बाद, अब जो वो जो थीटा बनेगा उसमें जो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस चीज को, कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनेगा उसको मैंने बोला, उसके रिस्पेक्ट में मैंने पॉइंट को बोल दिया है x, y, ऐसा बोला। तो x कौन सा होगा, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x कौन सा होगा, यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगा ये x, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा ये x, और y मतलब ये लेंथ हो जाएगा x, है कि नहीं, ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली लेंथ x हो जाएगी, जो कि यहाँ भी पैरेलल है, दोनों लेंथ एक ही होगा, और यहाँ से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली जो लेंथ है वो हमारी हो जाएगी y, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब एंगल में क्या होगा, ये जो एंगल है पूरा एंगल था अल्फा, ये एंगल था थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, ये हो गया अल्फा माइनस थीटा। तो सिमिलरली ये x जो है, ये लेंथ तो r ही है, तो ये जो x है ये क्या लिखा जा सकता है, r cos अल्फा माइनस थीटा, और ये जो y है वो y क्या लिखा जा सकता है, r साइन अल्फा माइनस थीटा। बात क्लियर है या दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बोलिए। नहीं। नहीं है, तो ये जो x है, x क्या है, x है आपका न्यू कोऑर्डिनेट, है ना, न्यू x, न्यू वाला, और ये जो, तो ये x क्या लिखा जा सकता है, r फॉर्मूला अगर यूज किया यहाँ पे मैंने, तो cos अल्फा माइनस, cos अल्फा माइनस, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है भाई, r cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये x है ये क्या हो जाएगा, r cos अल्फा cos थीटा प्लस r साइन अल्फा साइन थीटा। नाउ y इसी तरह से अगर मैंने तोड़ा तो y क्या हो जाएगा, r साइन अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा साइन थीटा। ये फॉर्मूला इसीलिए आपको करा दिया गया, तो उसके बाद ही मैं ये करा रहा, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। तो x क्या आ जाएगा आपका, r cos अल्फा cos थीटा प्लस r साइन अल्फा साइन थीटा, और y जो है वो आ जाएगा आपका r साइन अल्फा cos थीटा माइनस r cos अल्फा साइन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो ये जो x है, तो r cos अल्फा, r cos अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, x, तो यहाँ पे हो गया x, और ये हो गया cos थीटा, और r sin अल्फा क्या है, r sin अल्फा आपका y है, तो यहाँ पे हो गया y sin थीटा, और ये जो y है वो कितना हो जाएगा, r sin अल्फा कितना है, y है, y cos थीटा माइनस r cos अल्फा कितना है भाई, r cos अल्फा है x, तो x sin थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बोलिए। तो ये जो है, ये जो कैपिटल X एंड कैपिटल Y है ये न्यू सिस्टम है, और ये जो X, ये जो Y, ये जो Y, ये जो X है ये ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड कोऑर्डिनेट था, ठीक है, पहले वाला ओरिजिनल वाला था। और ये जो थीटा है वो एंगल क्या है, थीटा से रोटेट किया वो। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो तरीके से पूछा जा सकता है, कि आपको ओल्ड वाला दे दिया, थीटा एंगल दे दिया, न्यू वाला पूछ लिया, या आपको न्यू वाला दे दिया, थीटा एंगल दे दिया, ओल्ड वाला कोऑर्डिनेट पूछ लिया। क्या आप बात समझ पा रहे हैं या दिक्कत है, बोलिए।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नहीं है ना? तो क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा कि आपको न्यू कोऑर्डिनेट दे दिया, थीटा एंगल दे दिया, पुराना वाला कोऑर्डिनेट पूछ लिया, या फिर पुराना कोऑर्डिनेट दे दिया, थीटा एंगल दे दिया, न्यू वाला कोऑर्डिनेट पूछ लिया, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं कुछ बताऊंगा आपको। सर आप थोड़ा लास्ट पेज दिखाएंगे? तुम लास्ट पेज पे ही अटके हो भाई, थोड़ा खुद का भी कॉमन सेंस यूज किया कीजिए आप लोग, मैं सब छापने में लगे रहते हो। पहले समझो अच्छे से और फिर उसको खुद से जो है ये कर लिया करो। कितना छाप छाप के करोगे क्या? पोथी बना के उसको क्या ये करोगे क्या? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। ओके। गुरजीत कॉल किए थे आज? कॉल नहीं तो। ओके ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? हम्म हाँ। हम्म देखो एक रिलेशन मैं दे रहा जो आपको याद रखना है, ठीक है? एक मतलब बता रहा, ये बॉक्स आप याद रखना, याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा। तो अगर आप याद रखेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा इस बॉक्स से। कि ये बॉक्स ले लिया कि यहाँ पे लेंगे हम ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एंड वाई, और यहाँ पे लेंगे हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको बताया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया रोटेट कर गया तो क्या होता है। अगर एडवांस में पूछा जाएगा तो हो सकता है शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों एक साथ पूछ दिया गया। जेईई मेंस में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है रोटेशन एंड ऑल, बट एडवांस में पूछा जाता है रोटेशन वगैरह, ठीक, काफी ज्यादा पूछा जाता है ना? बट हाँ जेईई मेंस में जो है रोटेशन एंड ऑल इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कि ये मैंने बोला ये वाला जो सिस्टम है, ये मैंने बोला ये जो है आपका ये ओल्ड वाला है, और यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो है ये न्यू वाला है। याद रखने का तरीका बता रहा है, ये बॉक्स बना लो, ऐसे ऐसे लिख लो। फिर यहाँ पे कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है? कॉस थीटा याद रखना बस, कॉस थीटा आया तो यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे में आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है? अब देखो, अब जब आपको न्यू कोऑर्डिनेट दिया रहे और आपको ओल्ड निकालना है तो x इक्वल टू आप ऐसे ले लें x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ठीक है? ये हो गया x, और y जो है वो हो जाएगा x cosine थीटा x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है? तो ओल्ड ओल्ड वाला निकालना रहे, न्यू वाला दिया है और एंगल दिया है तो ऐसे कर लेंगे, या फिर मान लो कि न्यू वाला दिया हुआ है और ओल्ड वाला निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा x cos थीटा और y sin थीटा प्लस y sin थीटा, और यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, तो दोनों निकल जाएगा, है ना? झमेला खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है या दिक्कत है? अगर इसको याद रखते हो इस बॉक्स को तो आपको दोनों ही आसानी से निकल जाएगा। बॉक्स याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा लिखो, यहाँ पे cos थीटा लिखा तो ये sin थीटा ही होगा, और जब इसको लिख लिया तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे में ले लो। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, ठीक है? अब आप कोई कहने को बोल सकता है कि मुझे नहीं समझ में आया डिफरेंशिएशन, इसको प्रूफ करो, तो मैं नहीं कर सकता प्रूफ, है ना? सीधी सी बात है, जब आएगा तो कर दूंगा प्रूफ।
करने लायक रहेगा। प्रूफ करने लग जाओ तो फिर उसको पढ़ाऊंगा कब, है कि नहीं? कोई बोलने को बोल ही सकता है मुझे सर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो नहीं आता तो छोड़ दो, है ना, क्या दिक्कत है? जो बोला उसको दिमाग में रख लो। अभी डिफरेंशिएशन बैठ के थोड़ी मैं सिखा सकता हूँ। कैसे पढ़ाना है वो मुझ पे छोड़ दो ना। आप क्यों डिसाइड करने लगते हो कि ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए? आगे बढ़ा जाए। हेलो। हाँ ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल पाई बाई 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने रोटेशन लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमें एंगल जो है वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा। आप ये समझते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब मैंने डिस्कस किया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होता है और यहाँ पे एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होता है और यहाँ पे एंगल हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल पाई बाई 3 in anti-clockwise direction with respect to origin 0,2. Find the coordinates of point 4,2 with respect to old coordinate system. ठीक है, तो बॉक्स बना लो, है ना। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था भाई? ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था 0,0, ओरिजिन था 0,0, और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने बोल दिया x, यहाँ पे बोल दिया y। यहाँ पे आता है cos थीटा, तो cos पाई बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे आता है sin पाई बाई 3, और यहाँ पे आता है इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा cos पाई बाई 3। और आप इसके बाद निकाल लोगे तो हाँ निकाल दूंगा। सॉरी, क्या बोला जा रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4,2 in new coordinate system. The axes are rotated through an angle anti-clockwise direction with respect to 0,0. 0,0 के रेस्पेक्ट में जो है रोटेट कर दिया गया पाई बाई 3 से। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 4,2 अच्छा 4,2 का ओल्ड 4,2 जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 4,2 है, और हमें बोला जा रहा है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में सब पूछना है ना। 0,0 नहीं लेंगे, गलती की 4,2 था। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो हमें बोला जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4 cos पाई बाई 3 प्लस 2 sin पाई बाई 3, और y इक्वल टू हो जाएगा -4 sin पाई बाई 3 प्लस 2 cos पाई बाई 3। समझ में आया? तो ये जो सॉल्व करके आएगा वही आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू √3/2, और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू -4 इंटू √3/2 प्लस 2 इंटू हाफ। कर लोगे? छोड़ दिया मैंने, ठीक है क्या? हाँ कर लेंगे। हाँ हाँ ओके, इसमें बोला जा रहा था इक्वेशन ऑफ ए कर्व रेफर टू गिवन सिस्टम ऑफ एक्सेस इज दिस। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रेफर टू गिवन सिस्टम ऑफ एक्सेस इज दिस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू है 10। फिर हमसे बोला जा रहा फाइंड इट्स इक्वेशन इफ द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन इफ द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन ओरिजिन थ्रू एन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से अगर मतलब कि अगर चेंज हो गया तो आपको न्यू इक्वेशन जो आएगा वो बोला जा रहा है आपसे बोलने के लिए, है ना। तो ओल्ड जो पॉइंट है वो x, y में है, न्यू पॉइंट ले लिया x, y में। यहाँ पे होता है cos 45 डिग्री, यहाँ पे होता है sin 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो ये जो x है वो हो जाएगा, बेसिकली आपको क्या करना है, x में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड वाला ही है। तो ओल्ड वाला x को रिप्लेस करेंगे तो न्यू वाला आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू x cos 45 डिग्री माइनस y sin 45 डिग्री
और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा y cos 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो भी आ रहा है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नया नया जो इक्वेशन आएगा वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। छोड़ दूं, कर लोगे इसके बाद? हाँ कर लूंगा। तो अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब जो नया इक्वेशन आएगा वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है, बट अगर सही से तरीके से याद रखोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जा सकता है, इसीलिए आपको टर्म वगैरह या मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको चीजें मालूम है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, इजीली बन जाता है। और अगर नहीं मालूम है तो आप नॉर्मल प्रोसीड्यूर से, जैसे अलजेब्रा वगैरह में कहीं से भी स्टार्ट करके सॉल्व करके कैसे भी कर लिया, या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कुछ भी करके कर लिया, वैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं कर पाओगे। चीजें अगर मालूम है तो सवाल लेंदी नहीं होगा, अदरवाइज सवाल लेंदी होगा। अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ थीटा इज एन एंगल बाय विच एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन। थोड़ा ट्राई करो इसको, क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो, एटलीस्ट थॉट प्रोसेस समझो। अब बताओ क्या आ रहा है। होगा, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया करने के लिए, है ना, नहीं तो आप लोगों में से कुछ लोग जो है बहुत जल्दी कूदने लगते हो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, छोड़ देना। तो ये बड़ा मैंने नोटिस किया है, इसलिए छोड़ देता हूँ मैं कुछ कुछ टाइम की। यार करके देखो, अगर तुम्हारे में इतना दम है तो सॉल्व करके फिर दिखाओ और तब कूदो, तब फिर जो है आंसर आना बंद हो जाता है। बहुत जल्दी आप लोगों में इम्पेशंस जो होता है, बहुत जल्दी हाँ कर लेंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, जैसे ही छोड़ दो एक सवाल करने के लिए कि बस आंसर ही आना बंद हो जाता है। तो होगा ये सवाल बनेगा। जो करा रहा ना उसको पेशेंसली थोड़ा देखा करो, अच्छे से समझा करो। देखो भाई क्या बोला जा रहा है कि थीटा इज एन एंगल बाय विच एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन, एंड ये इक्वेशन है। ठीक है, और डज नॉट कंटेन एक्स वाई टर्म इन न्यू सिस्टम। नया सिस्टम में एक्स वाई टर्म कंटेन नहीं करना चाहिए। तो समझो बात को कि भाई ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये ओल्ड सिस्टम है और नया सिस्टम हो गया ये एक्स और ये हो गया वाई। तो यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे होता है सॉरी माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो एक्स है, सॉरी हमें यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है तो हमें न्यू में लिखना है। तो ये जो एक्स है वो हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, और ये जो y है
वो हो जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा। अब इसको आपको रिप्लेस करना है, इसमें आपको जो है रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2h x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इंटू x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा प्लस b टाइम्स यहाँ से हो जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको बोला जा रहा है कि एक्स वाई टर्म नहीं चाहिए। तो सोचो थोड़ा सा कि एक्स वाई टर्म कब कब आएगा, ये समझने का ट्राई करो। एक्स वाई टर्म आएगा कहाँ से? एक्स वाई टर्म आएगा यहाँ से जब 2ab वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो वो आएगा -2xy कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। तो एक्स वाई टर्म नहीं चाहिए तो इसकी कोफिशिएंट ले लिया यहाँ से, तो -2 कॉस थीटा साइन थीटा आएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से सोचो क्या आएगा, यहाँ से एक्स वाई टर्म कब आएगा? जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या निकल के आएगी? 2h कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये वाला टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2xy कॉस थीटा साइन थीटा वाला जो टर्म आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे b मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये इक्वल टू नहीं, ये नहीं चाहिए, मतलब एक्स वाई, ये सारा मैंने यहाँ से मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया और पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने बस क्या किया, एक्स वाई का टर्म बस निकाल लिया हर जगह से जो आ रहा था और उसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ क्योंकि एक्स वाई का टर्म नहीं चाहिए। अब एक चीज देखो कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है बेसिकली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर मैंने ए और बी की जगह पे थीटा रख दिया, ए और बी की जगह पे थीटा रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको दे देगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे भी जो है 2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -a साइन 2 थीटा और यहाँ से हो जाएगा b साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे cos a प्लस बी, cos a प्लस बी होता है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है। तो अगर ए बी की जगह पे यहाँ पे थीटा रख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, और इधर हो जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा हो जाएगा बेसिकली cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2h cos 2 थीटा। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि b माइनस ए साइन 2 थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है -2h cos 2 थीटा। तो साइन थीटा 2 थीटा बाई cos 2 थीटा वो आ जाएगा आपका -2h b माइनस ए, और ये हो जाएगा tan 2 थीटा, वो हो जाएगा आपका 2h बाई ए माइनस बी। हो गया प्रूफ? बोलिए, कोई दिक्कत है? हाँ, पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इस टाइम का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, नहीं सर। बाकी लोग का क्या हो गया भाई? बाकी लोग खाली बकचोदी में ज्यादा टाइम पास करते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम। खैर,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ता है। ओके, ये निशांत का अलग ड्रामा, उसके चक्कर में मैंने आधा घंटा क्लास लेट से स्टार्ट किया, नहीं तो कितना बजे 5 बजे से कितना अच्छा स्टार्ट करता मैं। उसी का ना प्रॉब्लम था या किसका प्रॉब्लम था? वही क्लास नहीं मेरा गया। तो नहीं था। हाँ ये मेरा भी अलग नहीं नोट था। है। उसी ने बोला आधा घंटा बाद से स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा बाद स्टार्ट किया, फिर उसको क्या प्रॉब्लम हो गया, फिर वो चला गया। तो यार तुमको जब प्रॉब्लम रहती, ये एक जन के चक्कर में ना मैं इसीलिए नहीं जो है ध्यान नहीं देता रहता। कोई बोलता ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको इग्नोर कर दिया करता रहता हूँ। ठीक है कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, बाकी लोग तुम्हारे चक्कर में क्यों सफर करें। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। तो चलिए प्रूफ दिखाई देता हूँ मैं आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया की। देखो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। यार डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रूफ तो मालूम है। डिस्टेंस फार्मूला का दिखाने की जरूरत नहीं है। एरिया के दिखा दो ना। हाँ चलो एरिया, तो एरिया का एक का मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब ट्राइंगल का दिखाऊंगा, मतलब वहीं से सब कुछ प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ मैंने जो बोला था वो उसको शायद उसको क्या तो थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली में प्रूफ किया जा सकता है एरिया का। वो देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे जरूरत नहीं है यार, ये सब कोई पूछता नहीं है। ठीक है, और हम पढ़ाते भी नहीं है, सोचिए कर दीजिए। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लो x1 y1, यहाँ पे कोई पॉइंट है x2 y2, इसे पॉइंट बोल दिया B, और यहाँ पे कोई पॉइंट है C, जिसे बोलते हैं x3 y3। ठीक है, आप पहली बार पढ़ना है, वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो 10-15 बैचेस पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अपना ज्ञान मत देने लोग, ये ऐसे करो वो ऐसे करो। आपको क्या मालूम कैसे पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता, कैसे किया जाता नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा x2, और ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा y2। ठीक है, अच्छा यहाँ में ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा x1, और ये वाली जो लेंथ है ना, वो लेंथ क्या हो जाएगी y1। ठीक है, इसमें यहाँ से ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी हाउ मच x3, और ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ कितना हो जाएगी y3। क्लियर है बात, या बोलिए। यस क्लियर है। ठीक है ना, तो इसको मैंने अगर बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होता है वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ, एरिया ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसका एरिया। ठीक है, और फिर ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसका एरिया, मतलब ऐसा किया मैंने, क्या किया कि मैंने इस ट्रेपीजियम का एरिया ले लिया। ठीक है, फिर ट्रेपीजियम का एरिया आपको मालूम ही है, आसानी से निकल जाएगा। फिर मैंने ये ट्रेपीजियम का एरिया ले लिया, तो ये मैंने ट्रेपीजियम का एरिया ले लिया। फिर उसमें से मैंने ये किया कि ये वाला जो ट्रेपीजियम है, ये वाला ट्रेपीजियम, ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। समझ रहे मेरी बात या नहीं समझ पा रहे?
हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलिए? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम होता है और उसके बीच का हाइट होता है, जो कि यही होगा, है कि नहीं? है तो सॉरी, नॉट दिस, ये होगा ये वाला, x1 माइनस x2। हाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2, ये हो गया इस लेंथ का। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, यहाँ पे हाफ इंटू हो जाएगा, ये पूरा जो है y1 है y3 है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 इंटू इसके बीच में जो ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ x3 कितनी माइनस है? x1। x3 माइनस x1, और इसमें से मुझे माइनस कर लेना है हाफ इंटू ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो रेक्टेंगल, y1 माइनस y1। नहीं ये वाली जो रेक्टेंगल है, पैरेलल साइड कौन सा है? y2 प्लस y3 होगा ना, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। x3 माइनस x2। तो जब करोगे सब तो जो मैंने बोला था वही चीज आ जाएगी। ठीक है, क्या है टाइम पास, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब मान लो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज इफ देयर इज एनी क्वाड्रिलेटरल, तो उसको ट्रायंगल बना के एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, एक अगर पेंटागन है तो उसमें भी दो ट्रायंगल आ जाएगा, एक पेंटागन है तो उसमें दो ट्रायंगल आ जाएगा। एक ये ट्रायंगल आ गया, एक ये ट्रायंगल, सॉरी एक दो तीन ट्रायंगल आ जाएगा, तीन ट्रायंगल आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल है तो दो ट्रायंगल आएगा उसका एरिया, पेंटागन है तो तीन ट्रायंगल आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। अब क्या इसी को मैं प्रूफ करता रहूंगा क्या? क्लियर है इतना, है दिक्कत है? तो मैंने जो बोला था, इतना बकचोदी ना करके मैंने बोला था कि अगर 3 पॉइंट x1 y1, और अगर दूसरा पॉइंट x2 y2, और तीसरा पॉइंट x3 y3, तो पहले पॉइंट को ऐसे लिख लो, फिर ये वाला पॉइंट को यहाँ पे रिपीट करा लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे रिपीट करा लो, फिर क्या हो जाता है? ये x1 y2 माइनस y1 x2 तो फर्जी चीज है, कोई नहीं पूछता, इसलिए इसका प्रूफ करके लाभ, जो चीजें पढ़ा, जो चीजें अच्छा है उसको कोई प्रूफ करता है। जिस चीज का कोई मीनिंग है, जिस चीज का कोई तरीका मतलब यूज है, जैसा अभी ये सब था, रोटेशन था, ये सब यूज है अभी, तो इसका प्रूफ किया मैंने। तो चीजें जो बचपन से आप पढ़ते आए उसको प्रूफ करके क्या मतलब है? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? y2 x3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? x3 y1 माइनस y3 x1। ठीक है, समझ में आया बात? यहाँ पे हाफ लगा लेना और मॉड भी लगा लेना, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए इसके लिए। ये किसी हर एक के लिए, एन साइडेड पॉलीगन के लिए जो है मतलब वैलिड होता है। आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट था जो आई थिंक यहाँ पे लिया नहीं है। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, डिस्कस। चलो, मैंने पेज क्यों छोड़ा था? खैर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो स्लोप देखिए क्या होता है। हाँ, स्लोप से पहले आप थोड़ा इंक्लिनेशन समझिए क्या होता है। इंक्लिनेशन, अब ये चीजें जो है क्लास 10 में ही बच्चा पढ़ के आता है, इसीलिए जो है मैं डिस्कस नहीं करता हूँ।
ठीक है, अब कर दे रहा है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है कि ये एक्स एक्सिस है, तो मान लो कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन ऐसा है, तो ये एक्स, ये दो एंगल बना रहा है, एक तो एक एंगल वो ये बना रहा है थीटा, और एक तो ये एंगल बना रहा है, एक तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये जो एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। और हमेशा जो है हम एंगल लेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लेंगे, ठीक है। और इंक्लिनेशन एंगल जो है वो आपका लाई करेगा 0 से पाई, इसके बीच में ही लाई करेगा। अब 0 को इंक्लूड किया है तो पाई को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब किसी भी लाइन की जो इंक्लिनेशन आएगी वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। कोई भी लाइन होगा, कहीं से भी जाएगा, मान लो कि ऐसा है लाइन, तो फिर इंक्लिनेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दो ही तरीके के आई थिंक लाइन हो सकते हैं, कि एक तो आपका ऐसा हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है, एक तो सीधा हो सकता है। तो ये जो सीधा अगर लाइन है तो इसमें इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री। और एक लाइन ऐसा हो सकता है, एक लाइन ऐसा हो सकता है कि आपका जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन में जो है इंक्लिनेशन कितना होगा, 0 डिग्री, है कि नहीं, बोलिए। मतलब हम एंगल जो चेक, मतलब इंक्लिनेशन जो हम चेक करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो अगर लाइन ऐसा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल ये है, लाइन ऐसा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल ये है, लाइन अगर ऐसा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल ये है, लाइन अगर ऐसा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में और इसमें एंगल है ही नहीं, तो ये एंगल जो है 0 है। क्लियर है क्या? तो ये हुआ इंक्लिनेशन की बात। इंक्लिनेशन समझ में आता है आपको? कोई भी लाइन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वही उसका इंक्लिनेशन होता है, ठीक है ना। हाँ। ओके। और इंक्लिनेशन जो है वो लाई करेगा 0 से लेके पाई के बीच में। आप देख ही सकते हैं कि मान लो कि एक लाइन अगर ऐसे हुआ, ये पैरेलल था, फिर धीरे 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 मूव करता जाएगा, धीरे 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 मूव करते करते पाई तक कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। पाई तक अगर आ गया तो फिर एंगल 0 ही डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ऐसा लाइन आ गया तो फिर वो 0 डिग्री हो गया, इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड किया और पाई को एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो ये मुद्दा होता है। ये है मुद्दा। अब स्लोप आप समझते हैं, स्लोप से आप क्या समझते हैं बताइए तो। स्लोप आपने पढ़ा है? स्लोप से आप क्या समझते हैं? कहाँ पढ़ा है आपने स्लोप? मान लो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होता था, या मान लो कि स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। हाँ, तो उसका स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप बेसिकली क्या होता है, रेशियो dx होता by है, dt। रेशियो होता है, चेंज होता है ना, चेंज होता है, मतलब दो क्वांटिटी में स्लोप जो है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, x1 y1 यहाँ पे पॉइंट दिया और अनदर पॉइंट यहाँ पे दिया है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली कोई लाइन होगी इस तरह से, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करने वाली कोई लाइन होगी और उसके ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली x1, और ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली y1। सिमिलर मैनर में कि ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली x2, और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है y2। तो अगर मैंने इस पॉइंट से जो है पास कराया एक लाइन, तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा जिसका एंगल 90 डिग्री है, जिसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और ये एंगल जो है वो क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये एंगल थीटा हो जाएगा।
ये लेंथ जो है, ये लेंथ आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1। तो tan थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो tan थीटा हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आधे लोगों को ये चीजें मालूम है ना, मैंने वीडियो में ये सब डिस्कस नहीं किया है क्योंकि आधे लोगों को यहाँ पे मालूम है ये चीजें, एक दो जन को नहीं मालूम है। तो एक दो जन के लिए अगर ये कराओ तो वही बात हो जाती है, बाकी लोग बोर हो रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है भाई, तो हमें मालूम है ऑलरेडी, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। समझिए बात को। तो ऐसा है। तो बेसिकली थीटा जो है वो इंक्लिनेशन होता है, और थीटा बिलोंग करता है आपका 0 से पाई तक, ठीक है। तो जब tan थीटा लिया जाता है तो हमें मिलता है स्लोप, जिसे हम m से लिखते हैं। अब m को स्लोप भी बोला जाता है, स्लोप भी बोला जाता है, और उसे ग्रेडियंट भी बोला जाता है, और ये चीजें क्लास 10 में ही पढ़ाई जाती है ऑलरेडी। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों बोला जाता है tan थीटा को, ठीक है। नाउ तो ये हो गया m, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब tan थीटा के ऊपर में जो है इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करेगी स्लोप की। तो देखिए क्या होगा, मतलब हर एक लाइन में, सपोज समझिए एक बात को, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन जो है पास कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन जो है पास कर सकते हैं। बट जब मैंने एक इस लाइन का इंक्लिनेशन फिक्स कर दिया, इंक्लिनेशन बता दिया, ये इंक्लिनेशन है, कहने का मतलब स्लोप बता दिया, तो वो लाइन फिक्स हो गया। तो किसी भी लाइन को खींचने के लिए एक तो चाहिए पॉइंट और एक तो चाहिए स्लोप, उससे आपको एक यूनिक लाइन मिलेगा। अदरवाइज एक सिंगल पॉइंट है तो आपको बहुत सारा लाइन मिलेगा। तो थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे स्लोप या ग्रेडियंट जो है, जब दो पॉइंट दिया हुआ था x1 का y1 और x2 का y2, तो स्लोप या ग्रेडियंट जो आया वो क्या आया, वो आया y2 माइनस y1, मतलब y के कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, और नीचे में आया x2 माइनस x1। आया कि नहीं बोलिए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी आप स्लोप निकालें तो हमेशा y वाला जो पॉइंट है उसके बीच में ही डिफरेंस में, ऊपर में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x की पॉइंट आएगी। और जब y2 यहाँ से उठा रहे हो तो x2 भी पहले यहीं से उठाओ, या फिर y1 यहाँ से उठा रहे हो तो x1 भी पहले यहीं से उठाओ, अदरवाइज गलत होगा, ठीक है। मतलब ऐसा कर लिया कि y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 किया, तो ये गलत स्लोप दे देगा, नेगेटिव स्लोप दे देगा, जो कि गलत है। तो पहली बात ये समझ में आनी चाहिए स्लोप के बारे में, ठीक है। क्लियर है? यस। ओके। नाउ पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि क्या बोल रहा था मैं, अब देखो स्लोप का जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा। मतलब देखो कि लाइन अगर इस तरह का है, लाइन अगर इस तरह का है, तो इस तरह का लाइन जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज बेसिकली एक्यूट। और एक्यूट एंगल जब होता है तो tan ऑफ एक्यूट एंगल जो है, tan ऑफ एक्यूट एंगल जो है वो आपका आता है पॉजिटिव। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी स्लोप पॉजिटिव दिखे, जब भी स्लोप पॉजिटिव दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए ये लाइन कुछ इस तरह का ही होगा, कुछ इस तरह से ही जाएगा कट करके, क्योंकि एंगल जो है एक्यूट बनेगा। मतलब tan ऑफ एक्यूट एंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो tan थीटा ही स्लोप होता है। अब देखो स्लोप जो है वो दो तरीकों से निकाला जा सकता है, कि जस्ट थीटा दे दिया तो tan ले लो तो स्लोप आ गया, या फिर दो पॉइंट दे दिया तो दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया दो पॉइंट के बीच में कैसे स्लोप निकालोगे। अब अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है, इसका मतलब tan थीटा जो है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और tan थीटा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो tan थीटा
नेगेटिव वैल्यू देता है ऑब्ट्यूज एंगल में, इसका मतलब लाइन जो है कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब भी स्लोप नेगेटिव है तो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ये दौड़ना चाहिए कि भाई लाइन कुछ इस तरह से होगा। ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, नाउ देखो कि जब लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, लाइन जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, अच्छा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन कैसा होता है बताओ तो। मान लो कि ये जैसे 0 है, ये जैसे 1 है, ये जैसे 2 है, तो एक्स एक्सिस अगर 1 से लाइन पास कर रहा है तो 1 से लाइन पास करने वाला कैसा होगा, एक्स इक्वल टू 1, है कि नहीं? अगर 2 से लाइन पास कर रहा है तो कैसा होगा, एक्स इक्वल टू 2, इसी तरह से होगा, है कि नहीं? तो y पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल में लाइन कैसा होता है, x इक्वल टू k जैसा होता है। अब k कुछ भी हो सकता है, k कैन बी एनीथिंग, और ये होता है किसके, y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस बोला इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना? तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर जब भी लाइन होगा तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो स्लोप के बारे में क्या बोला जा सकता है बोलो तो, स्लोप होता है tan ऑफ नॉट डिफाइंड होगा। 90। नॉट डिफाइंड को ऐसे लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, ठीक है? मतलब स्लोप जब भी हम स्लोप कंसिडर करेंगे तो m को लिखेंगे 1/0, ठीक है? इन्फिनिटी मत लिखना, पहली बात, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, 1/0 लिखना जब भी। तो ये जो लाइन है, कौन निकल गया फिर से, अरदीप गया, ओके। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो कितना, वो अरदीप को कराया हुआ चीज है ये सब, वो निशांत अरदीप ये सब को कराया हुआ चीज है ये सब, ठीक है? तो ये है, अच्छा अच्छा ये होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइन होगा, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइन होगा उसका स्लोप जो है 1/0 आएगा, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल अगर होता है तो क्या होगा, सॉरी अगर लाइन एक्स एक्स, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है? y इक्वल्स टू k होगा। तो y इक्वल टू के होगा, व्हाट अबाउट स्लोप, स्लोप के बारे में क्या बोला जा सकता है, एंगल कितना बन रहा है, इंक्लिनेशन स्लोप कितना है, होगा 0। इंक्लिनेशन 0, तो स्लोप जो हो जाएगा वो होता है tan 0, ठीक है? तो वो हो जाएगा 0। और ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट, इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो कैसा पॉइंट होगा, इस लाइन पे पॉइंट होगा तो y वाली पॉइंट सेम रहेगा थ्रू आउट। अगर मैंने बोला ये y1 से पास कर रहा है, अगर मैंने बोला ये y1 से पास कर रहा है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो मान लो कि ऐसा हुआ x1 y1, और यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ मान लो कि वो हुआ -(x1 y1), कोई ऐसा मान लिया पॉइंट, कुछ भी मान लिया, यहाँ पे मान लो कि h ही है, h y1 ऐसा, तो इसमें स्लोप क्या आ जाएगा, y1 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस h, तो ये 0 आ जाएगा ना, हमेशा 0 ऐसा होगा। ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू के, है ना, y इक्वल टू के वाली जो लाइन है, अब ये y1 से पास करे तो y इक्वल टू y1 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे लाइन पे y1 की वैल्यू थ्रू आउट सेम है, इस पूरे लाइन पे x1 की वैल्यू थ्रू आउट सेम है, ये मेरा कहने का मुद्दा है, ठीक है? हाँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ। ओके चलिए। इसको इरेज कर दिया जाएगा। हाँ कर तो। ओके अब एक देख चीज देखो कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा हमेशा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है इसी फॉर्म में होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में ही हमेशा होता है, इसी फॉर्म में हमेशा आएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस फॉर्म में
ये फॉर्म होता है। अच्छा, जब भी हमें लाइन खींचनी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखा, ये मैंने बताया है ऑलरेडी, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c/b, ठीक है। और एक बार क्या किया, y की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, -c/a, है ना। तो ठीक है, हाँ तो एक पॉइंट मान लो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा 0, -c/b, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा -c, a, 0, है ना। ये मेरा कहने का मतलब है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, है ना। और हमें एक लाइन मिल जाएगी जिसका इंक्लिनेशन ये है और इसका स्लोप जो होगा, 2 पॉइंट से स्लोप निकाला मैंने आपको बताया, y1 - y2, तो -c -p, 0 अपॉन ये स्लोप है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 -c, a, तो यहाँ पे हो जाएगा -c/b, और यहाँ पे हो जाएगा आपका c/a, तो c कैंसल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो है हो जाएगा कि -a/b, तो ये होता है स्लोप। थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करो, तो स्लोप जो होता है -a/b, जहाँ पे a क्या है, a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो जब भी आपको एक लाइन दी गई है, मान लो एक लाइन दिया गया 3x - 2y + 5 = 0, और आपको इसका स्लोप निकालना है, तो आपको क्या करना है कि -x की कोफिशिएंट अपॉन y की कोफिशिएंट, मतलब इसका स्लोप क्या आ जाएगा 3/2। एक लाइन देख के स्लोप बता दोगे, हाँ एक लाइन जब भी दी रहेगी तो स्लोप बता देंगे, पक्का पक्का, दिक्कत नहीं है इस हाँ बात में। नहीं पक्का ना, हाँ चलो ठीक है। तो एक लाइन जब भी दी गई है तो अब बता देना। अच्छा, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, एज ए नोट लिख लो, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 45 डिग्री और 135 डिग्री। जब इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये है कि जैसे कि ये हुआ, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है एंड दिस लेंथ जो है वो सेम है, या फिर ये हुआ, कहने का मतलब ये वाली जो लेंथ है एंड दिस लेंथ जो है वो सेम है, या फिर आप समझ रहे हो ना, इसी को इक्वली इंक्लाइन, या फिर मतलब ऐसा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। हाँ, तो इसी को बोलते हैं इक्वली इंक्लाइन। तो इक्वली इंक्लाइन जब भी होता है तो एंगल जो होता है वो या तो 135 डिग्री होता है, या तो 135 डिग्री एंगल होगा तभी इक्वली इंक्लाइन होगा, या फिर एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। तो जब मतलब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि इक्वली इंक्लाइंड है और स्लोप के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, जस्ट बोल दिया गया कि इट इज इक्वली इंक्लाइंड। तो जस्ट इक्वली इंक्लाइंड बोल दिया गया तो आपको समझना पड़ेगा यार कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल या तो 45 डिग्री होगा या फिर 135 डिग्री होगा, दोनों ही हो सकता है। और अगर tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री इज बेसिकली 1, तो स्लोप जो है वो लाइन की 1 हो सकती है, और tan 135 डिग्री जो है वो है आपका कितना, tan 135 डिग्री विल बी हाउ मच, tan ऑफ 180, या फिर इसको लिखा जा सकता है 90 + 45 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 का मल्टीपल ऑड है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 45 डिग्री होगी जो कि होगा -1। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड बोला जाएगा तो स्लोप या तो +1 या तो -1 होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। कि क्वेश्चन में वो जस्ट बोल देंगे कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपको स्लोप के बारे में आइडिया लग जाना चाहिए, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, वो क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे इस बात का। क्लियर है? यस ओके, ठीक है, 7:30 में छोड़ दूंगा, उसके बाद मेरा दूसरा क्लास भी है।
ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखिए कि यहाँ पे स्लोप हम दो, एक तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं tan 135 डिग्री, तो उस वहां से m की वैल्यू हो जाएगी -1, और एक तो हम इन दो पॉइंट को यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा 5 - 4 अपॉन x - 3, और वो इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर है? ठीक है। Yes. फिर यहाँ पे क्या बोला है, विच लाइन हैविंग द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखिए इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी 3/4. 3/4, और ये दो पॉइंट दिया गया है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 7 3/4. - 3/4 -1, ये कितना आ जाएगा आपका 4/3। 4/3. ठीक है, तो एक वैल्यू आ रहा है 4/3, एक वैल्यू आ रहा है 3/4, तो tan थीटा की एक वैल्यू आ रही है 4/3, और tan थीटा की एक वैल्यू आ रही है 3/4। अगर tan थीटा की टेबल की तरफ अगर कभी भी आप गौर करोगे तो tan थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, मतलब उसकी टेबल जो है वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। तो वैल्यू जितना ज्यादा है इंक्लिनेशन एंगल उतना ही उतना ज्यादा ज्यादा. ज्यादा होगा। यस, तो इसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। अब मैं जब ग्राफ बताऊंगा तो और बेटर क्लियर हो जाएगा कि tan थीटा का ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, ये मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू जितना ज्यादा होगा एंगल उतना ही ज्यादा होगा। या फिर आप टेबल के थ्रू देख लो, टेबल में 0 रखोगे तो 0 आता है, फिर 30 डिग्री रखोगे तो 1/√3 आता है, 45 रखोगे तो 1 आता है, वैल्यू बढ़ते जाता है ना। तो जितना ज्यादा वैल्यू 4/3 ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू होगा 3/4 से, तो ऑब्वियसली वो जो है आपका इसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा इस लाइन की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोलिनियर है ना। तो कोलिनियर के केस में क्या हो जाएगा, कोलिनियर के केस में स्लोप का कैसे यूज हो जाएगा, कि मान लीजिए कि ये जो ए बी सी है, मान लो ऐसा है। कोलिनियर के केस में इंक्लिनेशन का यूज कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मान लीजिए ऐसा है कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो ये वाली जो लाइन है अगर कोलिनियर है तो एंगल तो सेम ही बन रहा है, मतलब m इक्वल टू tan थीटा तो सेम ही आएगा। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट है 1,1, और ये पॉइंट है x,3x। तो इस लाइन इसका स्लोप निकालो तो भी tan थीटा के बराबर में आएगा, और इसका स्लोप निकालो तो भी tan थीटा के बराबर में आएगा। तो कोलिनियर के केस में जो है स्लोप वाला मेथड से जो है बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, है ना। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा 3 - 1/2 - 1, और स्लोप ऑफ बी सी कितना हो जाएगा 3x - 1/x - 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 3x - 1/x - 1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, छोड़ दूं क्या। तो स्लोप मेथड से ये कोलिनियरिटी बताना बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप बता पाएंगे जब भी स्लोप दिया रहेगा। तो मतलब 3 पॉइंट दिया है और आपको चेक करना है कि कोलिनियर है, तो आप इसका स्लोप निकाल लें, जो कि बहुत ही आसान है, y2 - y1 अपन x2 - x1 कर लें, और इसका स्लोप निकाल लें, वहां पे भी आप y3 - y1 y2 अपन x3 - x2 कर लें, और दोनों को इक्वेट कर दें, अगर दोनों सेम है तो सही है। क्लियर है क्या, बोलिए। हाँ, क्लियर है. पक्का। Yes. तो संगीत में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा कीजिए उसको। ठीक है, इतना तक रहने दो, फिर हम कुछ कुछ और करके जो है लाइन स्टार्ट कर लेंगे सीधे। आई थिंक पोलर कोऑर्डिनेट रह गया, पोलर कोऑर्डिनेट करने के बाद जो है एक्सिस रोटेटिव थ्रू एंगल बिटवीन टू लाइंस है अभी। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन करूंगा, फिर उससे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पोलर कोऑर्डिनेट कराऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट के बाद जो है
पैरामेट्रिक फॉर्म कराऊंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म कराने के बाद जो है लोकस कराऊंगा अच्छे से। लोकस में थोड़ा टाइम दूंगा धीरे धीरे, लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकस कराऊंगा अच्छे से, उसके बाद जो है आपका जो है स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने में टाइम है, बट उसके साथ ही जब ये खत्म करूंगा तो मैं एक टेस्ट लूंगा। खत्म होने के साथ से देयर विल बी वन टेस्ट ऑन इट, ठीक है, 2D सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट वीक 2D सिस्टम खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी वन टेस्ट।